और कौन कौन से आपके नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? आपके फैंस भी जानना चाह रहे होंगे कि भाई और किन किन फिल्मों में जल्दी आप दिखने वाली हैं? एक नीरज पांडे जी की फिल्म है, उन्होंने प्रोड्यूस की है, फ्राइडे फिल्म वर्क्स। वो भी एक मेरे बहुत क्लोज टू हार्ट एक सब्जेक्ट है, विच इज़ अगेन अबाउट, इट्स अ थ्रिलर ड्रामा बट इट्स मेनली अबाउट अ गर्ल्स। एक मुद्दा है जो आई थिंक आज भी किसी भी लड़की से आप डिस्कस करो वो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उसको सुन के। अगेन आई से आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी एक स्टोरी करने को कहने को मिली है, एंड ऑफ कोर्स विद ग्रेट मेकर्स। तो वो आएगी आई थिंक अगले साल। दैट्स द वन थिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल्सो। एक ऐसे बैकग्राउंड से आना जो फिल्मों से जुड़ा हुआ ना हो, और हमारे देश में बहस भी नेपोटिज्म पर बहुत ज़्यादा चलती है। कैसे आपने जगह बनाई बॉलीवुड में, वो उस जर्नी के बारे में आप बताएं। प्यार का पंचनामा आपको कैसे मिली? प्यार का पंचनामा, LSD, ये सारी फिल्में मुझे ऑडिशन करके ही मिली है। उस वक्त आई एम गेसिंग इवन नाउ ऑडिशंस आर योर वेरी बिग वेपन टू से कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तब मैंने प्योर ऑडिशन दिए थे। मैं उसी पे अपना टैलेंट दिखाती थी। कहीं किसी को पसंद आ गई तो मैं कास्ट हो गई। जैसा कि मैं कहती हूँ, वक्त से पहले और वक्त से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। उस वक्त मेरा वक्त था, वो फिल्म मिलनी थी, वो मिल गई। बट एक फिल्म मिलके एक फिल्म करना इज़ नॉट द एंड गेम, एक्चुअली दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ द गेम। तो वहाँ से तो प्रोसेस शुरू हुआ है। वहाँ से यहाँ तक आने का एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कठिन समय होता है। लोग कहते हैं कि फिल्म मिल गई, ब्रेक मिल गया तो हो गया, वैसे नहीं होता। उसके बाद की जो चॉइसेस है और उसके बाद अगर आप एक करियर सस्टेन कर पाते हो, वो एक्चुअली सबसे बड़ी विन होती है, और वो बहुत मुश्किल होता है। बट मैंने भाई ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैं तो एक पिक्चर पूरे दिल से करती हूँ और होप करती हूँ कि जितनी शिद्दत से ऑडियंसेस ने मेरी पहली पिक्चरों को देख के, इट इज़ द ऑडियंसेस लव ओनली दैट आई एम हियर, उनको पसंद आई तो ही मैं यहाँ बैठी हूँ, वरना मैं यहाँ नहीं बैठी होती। बस उतनी शिद्दत से काम करती हूँ कि अगली वाली भी उतनी पसंद आएगी, और उसके बाद एक और करूँगी और एक और करूँगी और करती रहूँगी। हमारी शुभकामनाएं भी हैं। अच्छा, कार्तिक आर्यन के भी उस फिल्म के बाद से जो करियर है वो बढ़ता चला गया, ग्राफ बढ़ता चला। अगर आपका भी ग्राफ लगातार बढ़ता चला गया, कार्तिक आर्यन एक को स्टार के रूप में कैसे हैं? यार यू नो द फर्स्ट्स आर ऑलवेज वेरी स्पेशल, एंड कार्तिक के साथ तो मतलब हम बच्चे थे, अभी भी है एक्चुअली, सॉरी जब हमने स्टार्ट किया था हम घर बैठ के टीवी पे देखते थे फिल्में और एक्टर्स, और हम कहते थे हमें कब मिलेगा, हमारी शक्ल कब आएगी वहाँ। हम इतने सारे फंक्शंस, अवार्ड फंक्शंस, ऐसे इंटरव्यूज़ देखते जहाँ सोचते थे कि हम कब उस मंच पे पहुँचेंगे। और जब हम एक्चुअली उस मंच पे पहुँचे और उसने मुझे देखा और मैंने उसे देखा और बाकी सब एक्टर्स को देखा हमने हमारे पंचनामा गैंग से, तो एक सेंस ऑफ प्राइड और जॉय ना आंखों में आपको दिखेगी ही दिखेगी हमें। हम शायद बहुत कुछ बोले ना एक दूसरे के बारे में, बट जिन्होंने जर्नी स्टार्ट की होती है ना राजीव, वो बहुत स्पेशल होते हैं। तो फॉर मी कार्तिक इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी दैट, एंड फॉर एवरीबडी एल्स लाइक होल पंचनामा टीम फॉर मी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आपके घर वालों का सपोर्ट कितना रहा आपको जब आपने बताया कि आप बॉलीवुड में जाना चाह रहे हैं, फिल्में करना चाह रहे हैं? उनका सपोर्ट था? यार एक्चुअली उस वक्त ना मुझे एक्टिंग पढ़नी थी, कोर्स था, मुझे चाहिए था कि मैं जाके एक्टिंग कोर्स करूं। तो मुझे घर से ऐसा बोला गया वो क्या होता है, मतलब ये सीख के क्या मिलेगा, आप कुछ ऐसे वोकेशनल कोर्स करो जहाँ डिग्री विग्री ले पाओ या फिर वहाँ जॉब कुछ मिले, डॉक्टर, इंजीनियर। हाँ मतलब हाँ ऐसा कुछ कोर्स करो, ये क्या कोर्स होता है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, इनको कन्विंस करना मुश्किल है, तो कोर्स तो मैं नहीं कर पाई। बट जब पहली फिल्म मिली तो मैंने घर पे बस इतना ही बोला कि फिल्म मिल गई है। छुट्टियां चल रही थी, समर ब्रेक था, मैंने जस्ट ख़त्म की थी पढ़ाई, तो मैंने कहा छुट्टियों में और क्या करूँगी, तो इससे बेटर है कुछ काम कर लेती हूँ। तो उन्होंने एक फ़िल्म करने दी, फिर दूसरी आई, तो मैंने कहा चलो एक और मिल गई है, 30 दिन का ही तो सवाल है, 30 दिन एक और पिक्चर कर लेती हूँ। तो एक और करते करते मैंने इतनी सारी पिक्चरें कर दी। क्या बात है। आई थिंक दे वर नॉट प्रिपेयर्ड कि ये इसका लॉन्ग टर्म करियर है। कभी बैठ के मैंने ये बात नहीं बोली है कि यही करना है, बस करते करते आई थिंक इवन माई पेरेंट्स एंड माई ग्रैंड मदर एंड माई एंटायर फैमिली, आई थिंक वी लर्नड ऑन द फील्ड, कि जितना मैं और फिल्म करती रही उतना वो भी सीखते गए और समझते गए और साथ देते गए। क्या बात है। अब जब आप बॉलीवुड के भीतर हैं, आप अंदर की इंडस्ट्री को जानना चाहते हैं। अब हम सब तो बाहर के, हमें तो नहीं मालूम कि इंडस्ट्री के भीतर क्या है, तो हम आपके ज़रिए झांकना चाहते हैं बॉलीवुड के भीतर कि क्या उजला है और अंधेरा और काला कहाँ कहाँ पर है। यार
ये तो आप ऐसी बात पूछ रहे हो मुझसे कि इंसान के अंदर अंधेरा होता है या सिर्फ उजाला होता है। इंसान इंसान है, वो किसी भी फील्ड में हो। देयर इज़ इक्वल अमाउंट्स ऑफ गुड एंड बैड इन एवरी पर्सन। आई थिंक इट्स द चॉइस यू मेक कि आपको क्या आगे लाना है और क्या अपने अंदर से मिटाना है। तो मैं बिल्कुल भी, अब मैं बॉलीवुड के अंदर हूँ या बाहर हूँ, उससे आई डोंट थिंक इतना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सब इंसान ही है। हम गलतियाँ करते तो हम मान भी लेते हैं, उनसे सीखते भी है, जो आई थिंक आप भी करते होंगे, आप भी करते होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई गलती नहीं लेकिन करता। क्या मौका परस्तों की इंडस्ट्री है कि टांग खींचने वाले भी बहुत हैं? इज द वर्ड यू आर सेइंग, मौका परस्त। यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैं भी अपॉर्चुनिस्ट हूँ। अगर मुझे एक फिल्म का ऑफर मिला है जो मुझे करनी है, तो मैं क्यों नहीं करूँ? मैं क्यों नहीं अपने आप को वहाँ जाके बोलूँ नहीं मुझे करनी है। लाइन में हर इंसान चाहता है, खड़ा क्यों रहता है कि वो आगे बढ़े। वो लाइन में खड़ा इसलिए नहीं रहता कि वहीं खड़ा रह जाए, है ना। थैंक यू, शी गेट्स इट। तो अपॉर्चुनिस्ट होना बुरी बात नहीं है, बट मैं आपको बताती हूँ, उसके उस लाइन पे चलते हुए आपके जो एक्शंस हैं वो रिस्पॉन्सिबली होने चाहिए। अभी वो सिर्फ आप जान सकते हो या आपने जो ज़िंदगी में सीखा है। अब अगर मैंने अपनी सीख और अपनी ज़िंदगी जो मैंने जी है, उससे मेरे वैल्यूज़ और मेरी परसेप्शन और मेरे थॉट अगर मेरे लिए सही है, तो वो मेरे लिए सही है। क्या बात है, बहुत शानदार है। बॉलीवुड में हम आजकल जो है बहुत चर्चाएं हो रही हैं कि भाई प्रोपेगेंडा फिल्में बन रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है? क्या उन फिल्मों को प्रोपेगेंडा फिल्म कहना सही है या फिर नहीं? यार, प्रोपेगेंडा क्या होता है? एक आइडियोलॉजी होती है ना। एंड फिल्म्स क्या होती है? इट्स आर्ट इवेंचुअली। आप एक कहानी कह रहे हो। अब मैं एक एक्टर हूँ, मेरे लिए कहानी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। बट एक प्रोपेगेंडा में एक आइडियोलॉजी होती है, और आर्ट और कहानियों में आइडियोलॉजी की जगह होती है और ऑफ कोर्स होनी चाहिए। बस अब ये मामला है कि उस आइडियोलॉजी को पुश करने के लिए आप सही ढंग से जो उसके करेक्ट फैक्ट्स है या करेक्ट चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आप आइडियोलॉजी आगे बढ़ाते हैं, तो सही है। अगर वो करते हुए आपने किसी और के आइडियोलॉजी को झुटला दिया या उसमें मिलावट कर दी या उसमें फेकनेस डाल दी, जिसमें फैक्ट्स आपने घुमा दिए, तो आई थिंक फिर वो गलत हो जाता है, आपके लिए भी और सामने की आइडियोलॉजी के लिए भी। बट इफ़ यू आस्क मी, फिल्म्स आर सपोज टू मेक यू थिंक, दे आर सपोज टू मेक यू क्वेश्चन। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है और एक फ़िल्म के माध्यम से आपको वो नॉलेज मिल रही है, जहाँ आपकी सोच उस चीज़ पे शुरू हो जाए कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं था, मैंने इसके बारे में पहला क्यों नहीं सोचा, तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट द पावर ऑफ एनीथिंग इज़। आज आप और मैं बैठे हैं, हम बातें करेंगे, फिल्म नहीं है, बट इनके लिए कहानी तो है ना। ये आप सवाल पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रही हूँ, एक नैरेटिव है ये, करेक्ट। आपके थॉट्स मेरे थॉट्स इवेंचुअली आइडियोलॉजी हो जाते हैं, बट मैं आपको बिना किसी पॉइंट पे झुटला नहीं रही हूँ, ना आप मुझे झुटला रहे हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो ये एक पर्सपेक्टिव होता है। एंड क्या हमें इस देश में एक पर्सपेक्टिव रखने का हक है? हाँ है। बट जितना हमारा हक है, उतना एक ऑपोजिंग आइडियोलॉजी का भी होता है।